बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन पीएमसी नेशनल एमडीके 2022 बायोलॉजी प्रिपरेशन सीरीज के वाले से लेक्चर नंबर 44 का आगाज कर रहे हैं हम, और इसके अंदर हम वेरिएशन इन जेनेटिक्स या इनहेरिटेंस के वाले से जो तीसरा पार्ट है उसको हम आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले दो पार्ट्स आप ऑब्जर्व कर चुके हैं, उनके अंदर हमने इनहेरिटेंस के कुछ टॉपिक्स को कवर किया था। तो इनहेरिटेंस से रिलेटेड 2022 के सिलेबस में जो टॉपिक्स हैं कुछ ये पहले दो हिस्सों में कवर हो चुके हैं। आज तीसरे हिस्से के अंदर हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल अलील्स के मुतालिक। इसके अलावा मल्टीपल अलील्स से रिलेटेड जो एग्जांपल है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, ये आपको बताई जाएगी। और एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम का जब जिक्र होता है तो आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम की भी बात होती है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। और इससे रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। अगरचे पीएमसी सिलेबस में डायरेक्टली इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस का जिक्र नहीं है, लेकिन ये चूंकि इनहेरिटेंस के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट बड़े इंटर रिलेटेड होते हैं, इस वजह से आपको सजेस्ट किया जाएगा कि आप इसको भी थोड़ा सा ग्रिप कीजिएगा। और इसके साथ कंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेड भी एक ऐसा ही टॉपिक है जो पीएमसी ने डायरेक्टली अपने सिलेबस में शो नहीं किया, लेकिन चूंकि जेनेटिक्स के प्रिंसिपल्स इसके ऊपर भी अप्लाई हो रहे होते हैं, तो इस वजह से आप ये टॉपिक भी कवर करेंगे। इसमें इनहेरिटेंस ऑफ व्हीट ग्रेन कलर एंड ह्यूमन स्किन कलर, इन दोनों को हम ब्रीफली रिव्यू करेंगे। अच्छा, और इसके साथ साथ एपिस्टेसिस, तो ये आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हमने कवर करने हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मल्टीपल अलील्स के हवाले से। मल्टीपल अलील्स का मतलब है कि मोर देन 2 अलील्स विच ऑक्यूपाई द सेम लोकस इन अ पॉपुलेशन, उसको मल्टीपल अलील्स कहा जाएगा। ज़्यादातर जीन्स जो हैं उनके अंदर आपको 2 अलील्स नज़र आते हैं, लेकिन आपको 2 अलील से ज़्यादा जहाँ पर भी अलील्स दिखाई देंगे और वो एक ही लोकस के ऊपर ऑक्यूपाइड हैं, तो उसे मल्टीपल अलील्स कहा जाएगा। ठीक है, मैनी जीन्स हैव मोर देन 2 अलील्स ऑन द सेम लोकस, ऑल ऑफ देम आर कॉल्ड मल्टीपल अलील। तो ये आप याद रखें कि जो भी कोई मल्टीपल अलील्स होंगे वो एक ही लोकस के ऊपर ऑक्यूपाइड होंगे, लेकिन उन मल्टीपल अलील्स में से एक वक्त में सिर्फ 2 ही अलील किसी एक इंडिविजुअल में मौजूद होते हैं। जैसे आप देखिए कि मिसाल के तौर पर यहाँ पर 3 मल्टीपल अलील्स अगर किसी ट्रेड से ताल्लुक़ रखते हैं, A1, A2 एंड A3, बट किसी एक इंडिविजुअल में कोई से 2 मौजूद हो सकते हैं। जैसे A1 A1 के साथ जीनोटाइप बना सकता है, A1 A2 के साथ, या A1 A3 के साथ। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि असल में एक क्रोमोसोम, एक इंडिविजुअल के अंदर एक लोकस सिर्फ 2 दफ़ा रिप्रेजेंट कर रहा होता है ना, यानी एक क्रोमोसोम है तो उस क्रोमोसोम के अंदर ये एक क्रोमोसोम और इसका होमोलोगस पार्टनर क्रोमोसोम, तो एक लोकस आपको ये इस क्रोमोसोम में इधर नज़र आ रही है, तो ये लोकस दूसरे इस होमोलोगस पार्टनर के अंदर भी यहाँ पर मौजूद होगी। लिहाजा किसी भी ट्रेड के अगर मल्टीपल अलील्स बेशक हंड्रेड्स ही क्यों ना हों, तो एक वक्त में एक इंडिविजुअल के अंदर उन हंड्रेड्स ऑफ मल्टीपल अलील्स में से कोई से 2 मौजूद होंगे। तो इस हवाले से आपने ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में ये कहा जाता है ना कि इस ट्रेड के इतने मल्टीपल अलील्स हैं, तो बताओ कि इस इंडिविजुअल के अंदर जो जीनोटाइप होगा वो कौन सा जीनोटाइप हो सकता है इन मल्टीपल अलील्स में। तो वो जितने भी मल्टीपल अलील्स शो किए हुए, आपने जो भी जीनोटाइप उसका पिक करना है वो इस तरह पेयर ऑफ अलील पर मुश्तमिल होना चाहिए, उससे ज़्यादा अलील एक साथ मौजूद नहीं होंगे। ठीक है। अच्छा, मल्टीपल अलील्स की बेस्ट एग्जाम्पल एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है। मल्टीपल अलील्स के हवाले से एक और बात पहले जहन में बिठा लें कि दिस इज ऑल्सो अ डिविएशन फ्रॉम द मेंडेलियन मोड ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडेलियन मोड ऑफ इनहेरिटेंस वो डाई अलीलिक मोड ऑफ इनहेरिटेंस है कि मेंडल ने जो पी प्लांट के अंदर ट्रेड स्टडी किए थे वो डाई अलीलिक ट्रेड थे, क्योंकि हर एक ट्रेड की 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स थी और 2 अलील्स थे जो इस तरह से एक लोकस के ऊपर ऑक्यूपाइड थे। तो इससे जो भी चीज़ डेविएट करेगी उसको आप मेंडेलियन डेविएशन कंसिडर करेंगे। तो ये आप देखिए जो मल्टीपल अलीलिक इनहेरिटेंस है ये भी मेंडेलियन मोड ऑफ इनहेरिटेंस से एक डेविएशन कंसिडर की जाती है। तो इसमें आइए देखते हैं कि एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम कैसे बिहेव करता है,
क्योंकि ये मल्टीपल एलीलिक सिस्टम की एक एग्जांपल है। देखो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के हवाले से 4 किस्म के ब्लड ग्रुप्स हमारी पॉपुलेशन में मौजूद हैं, ए, बी, ए बी और ओ। लेकिन ये 4 किस्म के ब्लड ग्रुप्स फ़कत 2 एंटीजेंस के ज़रिए कंट्रोल हो रहे हैं। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी ब्लड ग्रुप्स, ये ऐसे सवाल बनेंगे यहाँ पर, तो आपने 4 पिक करना है। बट एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी एंटीजेंस, तो एंटीजेंस फ़कत 2 हैं। और वो एंटीजेंस 2 कौन से हैं? जैसे जिन लोगों के आरबीसी की सरफेस के ऊपर ए एंटीजन मौजूद होगा उनका ब्लड ग्रुप ए होगा, जिनकी सरफेस के ऊपर बी होगा उनका ब्लड ग्रुप बी। और अगर ये दोनों एंटीजन्स एट ए टाइम मौजूद हों तो ब्लड ग्रुप ए बी। लेकिन अगर इनमें से कोई भी एंटीजन ना हो तो उसका ब्लड ग्रुप ओ कहलाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा एक और बात जहन में रख लो कि जब हम ये कहते हैं ना कि ब्लड आरबीसी विदाउट एनी एंटीजन, तो विदाउट एनी एंटीजन से हमें मतलब होता है कि विदाउट ए और बी एंटीजन। इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि आरबीसी की सरफेस पर अगर ये ए और बी ना हुआ तो कोई और एंटीजन भी नहीं होगा, और एंटीजन मौजूद हो सकते हैं। ठीक है, तो आपने ये बात जहन में रखनी है कि विदाउट एंटीजन का जब जिक्र आता है तो उसका मतलब सिर्फ ये होता है कि ए या बी एंटीजन नहीं है, बाकी कोई और हो तो उससे हमें गर्ज नहीं है। सही है, तो ये ओ ब्लड ग्रुप, इसके पास ए और बी एंटीजन में से कोई नहीं होगा, अदरवाइज इसके पास डी एंटीजन हो सकता है, या फिर इसके अलावा सेल सरफेस के ऊपर और बहुत सारे मार्कर्स होते हैं, क्योंकि जितने भी सेल सरफेस मार्कर्स हैं ऑल ऑफ देम आर कॉल्ड एंटीजन, तो और दूसरे एंटीजन जरूर हो सकते हैं। ठीक है, तो हमें ये पता चला है भाई एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के मुताबिक 4 किस्म के ब्लड ग्रुप से, लेकिन कितने किस्म के एंटीजन्स इन्वॉल्व हैं यहाँ पे? 2। अच्छा, अब ये जो एंटीजन्स इनकी प्रोडक्शन कैसे होती है? दीज एंटीजन्स आर एक्चुअली प्रोड्यूस्ड बाय जीन्स। तो एक जीन है आई जीन, इसकी 3 डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, 3 डिफरेंट एलील्स हैं। एक है आई ए और एक आई बी और एक है आई ओ, या इसको स्मॉल आई से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। आई ए एक्चुअली इट इज ए एंटीजन प्रोड्यूसिंग अलील, और इसी लोकस पर जो दूसरा अल्टरनेटिव अलील हो सकता है वो आई बी, दैट इज बी एंटीजन प्रोड्यूसिंग अलील। और जो तीसरा अलील इस लोकस पर पॉसिबल है वो है नॉन आई ओ या स्मॉल आई, दिस इज नॉन एंटीजन प्रोड्यूसिंग अलील। और एक्चुअली इनके दरमियान डोमिनेंस रिलेशन कुछ इस तरह से कि आई ए एंड आई बी बोथ आर कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर द स्मॉल आई। जब भी आई ए या आई बी स्मॉल आई के साथ आएगा, जैसे आप देखो आई ए स्मॉल आई के साथ आया तो ए एंटीजन विल बी प्रोड्यूस्ड, और अगर ये आई बी स्मॉल आई के साथ आया तो बी एंटीजन विल बी प्रोड्यूस्ड। और अदरवाइज ये अगर ये होमोजाइगस स्टेट में होंगे तो डेफिनेटली अपनी एक्सप्रेशन ये शो करेंगे। लेकिन ये दोनों आई ए और आई बी दे आर को डोमिनेंट टू ईच अदर, यानी जब ये दोनों इकट्ठे आते हैं तो ऐसी सूरत में दोनों इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस करते हैं एंड बोथ एंटीजन्स आर प्रोड्यूस्ड और ब्लड ग्रुप ए बी हो जाता है। तो ये ए ब्लड ग्रुप के लिए 2 जीनोटाइप्स पॉसिबल हैं, बी के लिए भी 2 जीनोटाइप्स पॉसिबल हैं, ए बी के लिए सिर्फ एक ही जीनोटाइप पॉसिबल है, और ओ के लिए सिर्फ एक जीनोटाइप पॉसिबल है, दैट इज स्मॉल आई, क्योंकि ये प्योरली रिसेसिव जीन है और रिसेसिव जीन की एक्सप्रेशन होमोजाइगस स्टेट में ही होती है। लिहाजा ये जब इस तरह स्मॉल आई होगा तो ये एक्सप्रेस करेगा, अदरवाइज ये एक्सप्रेस नहीं करेगा। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी सवाल पूछे थे ना कि एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी ब्लड ग्रुप्स, तो आंसर इज 4। ABO blood group system consists of how many antigens? तो आंसर इज 2। ABO blood group system consists of how many genotypes? तो आंसर क्या होगा यहां पर? अब ABO blood group system is controlled by how many genotypes? क्या जहन में आ रहा है भैया आंसर? ऑप्शन आपको देता हूं, 1, 2, 4, 6. So which one is the correct option? ABO blood group system is controlled by how many genotypes? 6. Very good. So 6 is the right answer because 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो 6 जीनोटाइप ABO ब्लड सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हैं। अच्छा, तो अब देखो ये एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के साथ जब हम डील कर रहे होते हैं ना, तो साथ साथ हम ट्रांसफ्यूजन्स की भी बात करते हैं कि किस
ब्लड ग्रुप को कौन सा ब्लड ग्रुप डोनेट किया जा सकता है। जैसे अगर किसी शख्स का ब्लड ग्रुप ए है तो उसको आप कौन सा ब्लड ग्रुप दे सकते हैं। तो ये जो ट्रांसफ्यूजन्स होती हैं इनका ताल्लुक होता है एक और चीज़ के साथ, दैट इज़ कॉल्ड एंटीबॉडी। एंटीबॉडीज़ वो बॉडी की प्रोटीन्स हैं जो किसी फॉरेन इन्वेडर को इनहिबिट करती हैं, उसको उसके साथ कॉम्बैट करती हैं। आप इम्यूनिटी के अंदर ऑलरेडी ये एंटीबॉडीज़ का कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। तो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के साथ भी एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन एसोसिएटेड है। हालांकि एंटीबॉडीज़ आर नॉट प्रोड्यूस्ड बाय द एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, एंटीबॉडीज़ आर प्रोड्यूस्ड बाय इम्यून सिस्टम। लेकिन ये कुछ एंटीबॉडीज़ हैं जिनका बड़ा गहरा ताल्लुक है इस एबीओ सिस्टम के साथ। मसलन एक एंटीबॉडी होगी जो ए एंटीजन को इनहिबिट करेगी, उसको कहेंगे हम एंटी ए एंटीबॉडी, और दूसरी एंटीबॉडी होगी जो बी एंटीजन को इनहिबिट करेगी, उससे कहेंगे हम एंटी बी एंटीबॉडी। तो ये दो किस्म की एंटीबॉडीज़ यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। और डेफिनेटली ये दोनों एंटीबॉडीज़ कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम से ही प्रोड्यूस होते हैं ये एंटीबॉडीज़। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की एंटीबॉडी की प्रोडक्शन थोड़ी सी यूनिक है। इसकी यूनिकनेस ये है कि वैसे आमतौर पर हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज तब प्रोड्यूस होते हैं जब कोई एक्सपोजर हो। जब भी हमें किसी किस्म का कोई एक्सपोजर मिलता है, कोई बाहर से फॉरेन पार्टिकल अंदर आने लगता है, तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है और एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है। बट ये एबीओ सिस्टम से रिलेटेड जो एंटीबॉडीज हैं, एंटी ए एंटीबॉडी और एंटी बी एंटीबॉडी, ये इनको प्रोड्यूस करने के लिए किसी किस्म के कोई फॉरेन एक्सपोजर की ज़रूरत नहीं है, बाहर से कोई पार्टिकल अंदर आए इसकी ज़रूरत नहीं है। ये एंटीबॉडीज़ खुद ब खुद प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं और ये प्रोड्यूस होंगे जस्ट आफ्टर बर्थ। जस्ट आफ्टर बर्थ से मतलब है कि यूं पैदाइश के फ़ौरन बाद नहीं, तकरीबन कोई 6 मंथ्स के बाद इनकी प्रोडक्शन शुरू होती है। शुरू के जो 6 मंथ्स हैं उसमें कोई एंटीबॉडीज़ नहीं बन रहे होते, बट आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ द बर्थ ये एंटीबॉडीज बनना शुरू होंगे और फिर थ्रू आउट द लाइफ ये बनते रहेंगे। तो इनको प्रोड्यूस करने के लिए किसी स्टिमुलस की जरूरत नहीं है। तो ये पॉइंट आपने, ये यूनिकनेस याद रखनी है, एंटीबॉडी प्रोडक्शन मैकेनिज्म रिलेटेड टू एबीओ सिस्टम। ओके, दूसरा यहाँ पर किस शख्स में कौन सा एंटीबॉडी होगा? तो जिस शख्स के पास ए एंटीजन मौजूद है नेचुरली, उसके पास एंटी ए नहीं होगा, उसके पास होगा एंटी बी। और जिसके पास बी एंटीजन है उसके पास एंटी ए होगा। और जिसके पास दोनों एंटीजन है तो कोई एंटीबॉडी नहीं होगा। और जिसके पास कोई एंटीजन नहीं है तो बोथ एंटीबॉडीज विल बी देयर। तो यानी ये जो एंटीबॉडीज होते हैं ये अपने करस्पॉन्डिंग एंटीजन के एब्सेंस में प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, अच्छा मकसद क्या होता है इनका? मकसद ये होता है कि जैसे ये ए शख्स है, ए ब्लड ग्रुप, तो इसके बाद एंटी बी है, ताकि अगर इसके पास आपने बी ब्लड ग्रुप ट्रांसफ्यूज किया तो उन बी ब्लड ग्रुप वाले आरबीसी की सरफेस पर बी एंटीजन होगा तो उसके साथ ये फिर रिएक्ट करेगा। ये जो रिएक्शन होता है ना, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, इस रिएक्शन को कहते हैं, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड अग्लूटिनेशन। दिस इज कॉल्ड अग्लूटिनेशन। तो अग्लूटिनेशन इज एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। तो इस तरह से रॉन्ग ब्लड अगर ट्रांसफ्यूज हो जाए तो अग्लूटिनेशन हो जाती है। और इस अग्लूटिनेशन में एंटीजन किसका पार्टिसिपेट करेगा और एंटीबॉडी किसका पार्टिसिपेट करेगा, ये बाज़ का सवालात में बात पूछी जाती है। तो आप इस सिलसिले में याद रखिए कि अग्लूटिनेशन जिसमें एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो रहा है, तो एंटीजन हमेशा डोनर का होगा और एंटीबॉडी हमेशा रिसिपिएंट का होगा। रिसिपिएंट का एंटीबॉडी क्यों नहीं ग्लूटिनेशन में पार्टिसिपेट करता? तो उसका रीज़न ये है कि डोनर के जो एंटीबॉडी होते हैं वो वैसी तादाद में कम होते हैं और वो रिसिपिएंट के ब्लड में पहुंचकर वो इतने डाइल्यूट हो जाते हैं कि वो अपना असर खो देते हैं। दोबारा सुन लें कि देखो, डोनर का एंटीबॉडी क्यों सिग्निफिकेंट नहीं है? क्योंकि डोनर के एंटीबॉडी की तादाद कम है, क्योंकि डोनर से हमने जो ब्लड लिया होगा वो थोड़ी सी क्वांटिटी होगी और रिसिपिएंट के पास ऑलरेडी बहुत सारा ब्लड है, तो वो थोड़ी सी क्वांटिटी ब्लड की डोनर से जब रिसिपिएंट की बॉडी में आएगी तो उसमें ऑलरेडी एंटीबॉडी की तादाद कम है और वो एंटीबॉडी जब रिसिपिएंट की बॉडी में पहुंचेंगे तो वो वैसे इतने डाइल्यूट स्टेट में आ जाएंगे कि वो अपना इफेक्ट लूज कर जाएंगे। तो वो इस वजह से एग्लूटिनेशन में उनकी सिग्निफिकेंस नहीं है। तो एग्लूटिनेशन में हमेशा एंटीबॉडी रिसिपिएंट साइड से पार्टिसिपेट करता है और एंटीजन डोनर साइड से पार्टिसिपेट करता है। ओके, सो इस एग्लूटिनेशन का नतीजा क्या निकलता है? जब भी एग्लूटिनेशन होगी तो क्लम्पिंग शुरू हो जाएगी, ब्लड क्लॉट बनना शुरू हो जाएंगे। दिस फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट इज कॉल्ड क्लम्पिंग ऑफ द ब्लड।
और ये क्लम्प्ड ब्लड या क्लॉटेड ब्लड ये किसी न किसी ब्लड वेसल को जाके ब्लॉक करेगा। ब्लड सप्लाई किसी वाइटल ऑर्गन की अगर मुनक़ता हो गई इस ब्लॉकेज की वजह से तो सडन डेथ हो सकती है। सो दिस ट्रांसफ्यूजन प्रोसेस इज वेरी सेंसिटिव प्रोसेस। इस वजह से हमेशा इसको स्ट्रिक्ट मेडिकल सुपरविजन में अमल में लाया जाता है। ठीक है, तो ट्रांसफ्यूजन इन एंटीबॉडीज की बुनियाद पर हम सेलेक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे आप देखिए कि ये जो शख्स है ए ब्लड ग्रुप, तो इस ए ब्लड ग्रुप के पास ए एंटीजन इसकी सरफेस पर मौजूद है, लेकिन इसके पास एंटीबॉडीज जो प्लाज्मा में है वो एंटी बी हैं। तो इसका जो एंटीजन इन द रेड ब्लड सेल है वो ए एंटीजन है, लेकिन इसके पास एंटी बी एंटीबॉडी है ना। तो ये रिएक्शन किसके साथ करेगी? अगर इसको बी ब्लड ग्रुप दिया तो तब रिएक्शन होगा, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होगा। यानी हम ए ब्लड ग्रुप को कौन सा ब्लड दे सकते हैं? कोई भी ऐसा ब्लड ग्रुप दे सकते हैं जिसमें बी एंटीजन ना हो। मसलन बी एंटीजन के बगैर ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ए ब्लड ग्रुप हो सकता है जिसमें बी एंटीजन नहीं है, या ओ हो सकता है जिसमें बी एंटीजन नहीं है। आप इसको बी भी नहीं दे सकते और ए बी भी नहीं दे सकते, क्योंकि दोनों के पास बी एंटीजन होगा और इसका जो एंटी बी एंटीबॉडी है वो उसके साथ रिएक्ट करेगा, अग्लूटिनेशन कॉज करेगा। ठीक है, इसी तरह से बी शख्स को आप कौन सा ब्लड देंगे? वो ब्लड जिसमें ए एंटीजन मौजूद ना हो, और विदाउट ए एंटीजन दो ही ब्लड ग्रुप्स हैं, एक बी और दूसरा ओ, तो ये ट्रांसफ्यूजन से इसके होंगे। ए बी शख्स को चूंकि इसके पास एंटीबॉडी कोई भी नहीं है तो कोई भी ब्लड दिया जा सकता है, Therefore it is called universal recipient। तो यूनिवर्सल रिसिपिएंट ये कैसे हो गया? बिकॉज इट हैज नो एंटीबॉडी टू रिएक्ट विद द डोनर्स ब्लड। और ओ ब्लड ग्रुप सिंस इट हैज बोथ एंटीजन, लिहाजा आप इसको कोई भी एंटीजेनिक ब्लड देंगे वो हमेशा इसके साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि इसके बाद दोनों एंटीबॉडीज मौजूद है। ठीक है, मैंने शायद एंटीजन कह दिया। ओ ब्लड ग्रुप हैज बोथ एंटीबॉडीज, तो ये दोनों एंटीबॉडीज इसके पास चूंकि मौजूद है, लिहाजा इसको कोई भी एंटीजेनिक ब्लड देंगे तो उसका इसके साथ रिएक्शन हो जाएगा, लिहाजा इसको नॉन एंटीजेनिक ब्लड देना पड़ेगा, दैट इज ओ। तो ओ ब्लड ग्रुप कैन बी डोनेटेड टू एनी ब्लड ग्रुप, देयरफॉर ओ इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर के लिए जस्टिफिकेशन यहां पर क्या आपने याद रखनी है कि दिस इज यूनिवर्सल डोनर बिकॉज इट हैज नो एंटीजन दैट कैन रिएक्ट विद द रिसिपिएंट्स ब्लड। मैंने अभी जैसे आपको बताया ना कि हमेशा ये जो डोनर होता है उसका एंटीजन सिग्निफिकेंट होता है, और ओ ब्लड ग्रुप उसके बाद चूंकि एंटीजन है कोई नहीं, इस वजह से वो किसी भी शख्स के लिए डोनर बन सकता है। जबकि ए बी ब्लड ग्रुप उसके पास चूंकि कोई एंटीबॉडी नहीं है, इसलिए वो किसी भी शख्स से ब्लड ले सकता है। तो ये यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रिसिपिएंट का कॉन्सेप्ट इस तरह से है। अच्छा, यहां पर देखो ये जो अग्लूटिनेशन रिएक्शंस आपको बताए ना, इसके ऊपर बड़े सवालात बनते होते हैं, तो इनको अच्छी तरह से ज़हनशीन कर लेना आपने। कि मिसाल के तौर पर जैसे आपको ये कहा जाए कि अब ब्लड ग्रुप ए विल शो अग्लूटिनेशन विद विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप, तो आप उसमें देखें किसके साथ अग्लूटिनेशन हो सकती है? बी के साथ हो सकती है, ए बी के साथ हो सकती है, ए या ओ के साथ नहीं होगी। इसी तरह से आप ब्लड ग्रुप बी कैन शो अग्लूटिनेशन विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इस तरह के कई एक सवालात यहाँ से बनेंगे। दूसरा, मैंने जो आपको यहाँ पर ये जीनोटाइप्स पॉइंट आउट किए हैं, इनको अच्छी तरह ज़हनशीन कर ले। यहाँ पर न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं कि अगर पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप ये है तो बताओ बच्चों में ये ब्लड ग्रुप आने का चांस कितना है। तो इस तरह के प्रोबेबिलिटी वर्कआउट करने के क्वेश्चंस यहाँ से बहुत सारे बनाए जाते हैं, तो इनकी आपने पहले से प्रैक्टिस जारी रखनी है। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर ये एक सवाल हम यहाँ पे हल करते हैं कि ब्लड ग्रुप बी फिनोटाइप कंटेन्स एंटी A antibodies in the serum and the agglutinates any RBC with, तो किस RBC के साथ उसकी एग्लूटिनेशन होगी? B ब्लड ग्रुप वाले की, उसके बाद एंटी A है, तो क्या A के साथ उसकी एग्लूटिनेशन होगी, या एनी RBC विद A एंड B एंटीजन उसके साथ, यानी AB ब्लड ग्रुप के साथ उसकी एग्लूटिनेशन होगी, या दोनों के साथ होगी, या नन ऑफ देम? तो किसके साथ होनी चाहिए? agglutinates in the anti-A antibodies in the serum agglutinates any RBC with antigen A या A and B, तो किसके साथ होनी चाहिए? बोथ। यस, दोनों के साथ होगी, क्योंकि इस शख्स के पास भी तो A एंटीजन मौजूद है ना, और इसके पास भी है,
तो इट अग्लूटिनेट्स विद एनी आरबीसी विद एंटीजन ए एंड ए बी, क्योंकि असल में तो ए के साथ रिएक्ट करना, लेकिन इसके पास भी ए मौजूद है, तो इस वजह से दोनों के साथ एग्लूटिनेशन यहाँ पे पॉसिबल है। अच्छा, तो आपने ये ट्रांसफ्यूजन ऑब्जर्व की कि एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में ओ कैन बी डोनेटेड टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप्स, बट ए कैन बी डोनेटेड टू ए बी एज वेल एज ए, बी कैन बी डोनेटेड टू ए बी एज वेल एज बी, जबकि ए बी तमाम से ब्लड ले सकता है, लेकिन इसका ब्लड किसी के साथ मैच नहीं करेगा। सर जी बेटा। सर, ये जो पिछले एमसीक्यू में ए एंड बी था, वो ए और बी अलग अलग ब्लड ग्रुप है या एक ए बी ब्लड ग्रुप की बात? देखो बेटे, इस सवाल की वर्डिंग को जरा समझने की कोशिश करें, दोबारा गौर से पढ़ते हैं। ब्लड ग्रुप बी फिनोटाइप कंटेन एंटी ए एंटीबॉडीज, ठीक है, इन द सीरम एंड अग्लूटिनेट्स एनी आरबीसी विद एंटीजन। ये एंटी ए एंटीबॉडीज रखने वाला जो ब्लड ग्रुप है बी, इट अग्लूटिनेट्स एनी आरबीसी विद एंटीजन। तो ये कौन से आरबीसी के साथ एग्लूटिनेशन शो करेगा? जिसके पास ये ए हो सिर्फ, या जिसके पास ए और बी दोनों हो, तो किसके साथ एग्लूटिनेशन होगी? यानी दूसरे लफ्जों में, क्या आप बी ब्लड ग्रुप को ए बी दे सकते हो बेटा? नो सर। नहीं, तो फिर एग्लूटिनेशन इसके साथ भी होगी और इसके साथ भी होगी, इस वजह से बोथ ऑफ देम। बी ऑप्शन है इसमें, ए बी ब्लड। हाँ जी, वो यानी ये ए बी ब्लड की ही बात हो रही है ना बेटा। देखो यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि अग्लूटिनेट्स एनी आरबीसी विद एंटीजन ए या ए एंड बी। तो जब ए और बी दोनों एंटीजन हो तो ब्लड ग्रुप कौन सा होता है? ए बी। समझ आई बात? तो और इस वजह से देखो, ए बी चूंकि इसके साथ कंपैटिबल नहीं है बी के साथ, तो इसकी एग्लूटिनेशन ए बी के साथ भी होनी है और ए के साथ भी होनी है। ठीक हो गया? इस वजह से आंसर यहां पे बोथ ऑफ देम पिक कर रहे हैं हम। क्लियर? ओके सर। ओके, अच्छा जी। उसके बाद नेक्स्ट आप देखिए कि आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम। आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम में दो तरह की फिनोटाइप्स पाई जाती हैं। वन ऑफ देम इज कॉल्ड आरएच पॉजिटिव एंड अदर इज आरएच नेगेटिव। आरएच पॉजिटिव उन लोगों को कहा जाता है जिनकी सरफेस पर एक और एंटीजन है, जिसको डी एंटीजन कहा जाता है समटाइम, या उसको आरएच एंटीजन कहा जाता है या आरएच फैक्टर कहा जाता है। तो जिन लोगों के पास ये आरएच एंटीजन या आरएच फैक्टर प्रेजेंट है वो आरएच पॉजिटिव कहलाएंगे, जिनके पास एब्सेंट है वो आरएच नेगेटिव कहलाएंगे। सही। अच्छा, तो अब देखो जीनोटाइप्स, ये जो आरएच फैक्टर है इसकी प्रोडक्शन भी स्पेसिफिक जीन के जरिए होती है, और वो जीन क्या है? असल में देखो, ये जो आरएच फैक्टर की प्रोडक्शन है वो दो टाइटली लिंक्ड लोसाई हैं जो इसकी प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं। तो इसमें ये दो लोसाई हैं। एक जो लोकस है, लोकस 1, इस लोकस 1 के ऊपर दो पॉसिबिलिटीज हैं। देयर मे बी सी और ई, दो पॉसिबिलिटीज हैं, सी और ई जीन विल बी प्रेजेंट। वेयर एज द लोकस 2, ये जो लोकस 2 है, द सेकेंड लोकस, तो लोकस 2 ये दोनों टाइटली लिंक्ड लोसाई है। तो लोकस 2 इट हैज ऑलवेज डी अलील्स ऑफ द डी जीन। अच्छा, तो इसमें दरअसल ये जो लोकस 1 है, लोकस 1, इसके ऊपर सी जीनोटाइप हो या ई जीनोटाइप हो, इट ऑलवेज फेवर्स द लोकस 2। जो ये डी लोकस कह रहे हैं ना, इसको ये फेवर करता है। देयरफॉर दिस लोकस 2 जहां पर ये डी जीन्स प्रेजेंट है, इसके मुतालिक ये कहा जाता है कि इट हैज प्राइम इंपॉर्टेंस, इट शोज प्राइम इंपॉर्टेंस। प्राइम इंपॉर्टेंस का मतलब है कि असल इंपॉर्टेंस इसकी होगी, क्योंकि इसके ऊपर जो जीनोटाइप बनेगा वो अपना इफेक्ट कॉज करेगा। लोकस 1 के ऊपर जो भी जीनोटाइप बनेगा इट ऑलवेज फेवर्स द लोकस 2। ओके, तो लोकस 2 के ऊपर क्या पॉसिबिलिटीज हैं? लोकस 2 के ऊपर दो पॉसिबिलिटीज हैं। देयर मे बी कैपिटल डी, तो कैपिटल डी असल में ये आरएच फैक्टर प्रोड्यूसिंग अलील है, आरएच फैक्टर प्रोड्यूसिंग अलील, ये आरएच फैक्टर को प्रोड्यूस करवाता है। वेयर एज द सेकेंड अलील, सेकेंड अल्टरनेटिव अलील इसका यहां पर जो हो सकता है वो है स्मॉल डी, दैट इज नॉन आरएच फैक्टर प्रोड्यूसिंग अलील।
तो ये नॉन RH फैक्टर प्रोड्यूसिंग अलील इज रिसेसिव, जबकि RH फैक्टर प्रोड्यूसिंग अलील इज डोमिनेंट। तो इस सेकंड लोकस के ऊपर जो जीनोटाइप पॉसिबल है, कैपिटल डी यहाँ पे पॉसिबल है। इधर लोकस 1 पर जो मर्जी हो उसने हमेशा इसको फेवर करना है, तो कैपिटल डी की मौजूदगी में RH फैक्टर प्रोड्यूस होगा। इवन कैपिटल डी स्मॉल डी भी आ जाए तो तब भी RH फैक्टर प्रोड्यूस होगा, लेकिन जिस शख्स में स्मॉल डी लोकस 2 पर होगा तो तब RH फैक्टर की प्रोडक्शन नहीं होनी। तो आपने देखा कि लोकस 1 पर जो भी जीन्स हो तो वो अपना कोई अलग से इफेक्ट कॉज नहीं करते, वो हमेशा इस लोकस 2 को फेवर ही करते हैं। इस वजह से आमतौर पर जब हम जीनोटाइप शो करते हैं RH ब्लड ग्रुप सिस्टम का, तो उसमें ये दोनों लोसाई के जीनोटाइप को इंडिकेट करने के बजाय सिर्फ लोकस 2 जो डी लोकस है उसके ऊपर मौजूद जीनोटाइप को रिप्रेजेंट किया जाता है। लिहाजा RH ब्लड ग्रुप इज रिप्रेजेंटेड बाय होमोजाइगस कैपिटल डी या हेट्रोजाइगस कैपिटल डी स्मॉल डी, और RH नेगेटिव हमेशा ये स्मॉल डी जीनोटाइप से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरह से ये जीनोटाइप्स की पॉसिबिलिटीज है RH ब्लड ग्रुप सिस्टम के केस में। अच्छा, यहां पर भी एक RH एंटीबॉडी प्रोडक्शन मैकेनिज्म एसोसिएटेड है। ये RH एंटीबॉडीज भी दरअसल इम्यून सिस्टम ही प्रोड्यूस करता है, लेकिन इसके साथ इसकी लिंकेज है। वो कैसे कि देखिए, जिस शख्स के पास RH फैक्टर प्रेजेंट है तो उसके पास RH एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं होगा, जितना मर्जी जोर लगा लिया जाए, ये इसके अंदर मैकेनिज्म है ही कोई नहीं कि प्रोड्यूस हो जाए। लेकिन जिस शख्स के पास RH फैक्टर मौजूद नहीं है तो उसके पास ये RH एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने की सलाहियत मौजूद है। लेकिन अनलाइक द मैकेनिज्म ऑफ ABO सिस्टम, यहाँ पर RH एंटीबॉडीज उस वक्त तक प्रोड्यूस नहीं होती जब तक कि इसको लाइफ में फर्स्ट टाइम RH फैक्टर का एक्सपोजर ना मिले। यानी एक शख्स से जिसका ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है, उसके पास RH फैक्टर नहीं है, ठीक है, अगर आपने उसको ऐसा ब्लड ट्रांसफ्यूज करने की कोशिश की दैट कंटेन्स RH फैक्टर, यानी वो पॉजिटिव ब्लड है, अगर ये पॉजिटिव ब्लड इसको डोनेट करने की कोशिश की तो इस RH नेगेटिव पर्सन की बॉडी स्टिमुलेट हो जाएगी, और इफ इट इज स्टिमुलेटेड देन anti-RH एंटीबॉडी प्रोडक्शन विल बी स्टार्टेड। और अगर एक दफ़ा ये anti-RH एंटीबॉडी प्रोडक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट हो गया, फिर रेस्ट ऑफ द लाइफ यहाँ पर anti-RH एंटीबॉडीज बनती रहेंगी। लेकिन अगर कोई शख्स जो इससे पहले कभी भी RH फैक्टर के सामने एक्सपोज नहीं हुआ, उसकी बॉडी में कभी भी RH पॉजिटिव ब्लड डोनेट नहीं किया गया, तो उसके पास anti-RH एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं हुए होंगे। तो आपने यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। अगर किसी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एक शख्स है जिसको कभी भी पॉजिटिव ब्लड डोनेट नहीं किया लेकिन वो RH नेगेटिव है, तो बताओ उसके अंदर कौन सा एंटीबॉडी मौजूद होगा? तो उसमें ये जो RH एंटीबॉडी, anti-RH एंटीबॉडी, ये हरगिज नहीं होगा, ये ज़हन निश्चित कर लें। ठीक है, वैसे आमतौर पर नेगेटिव के पास ही हम कहते हैं ना होता है, लेकिन इस शख्स के पास मौजूद नहीं होगा। और कब तक मौजूद नहीं होगा? जब तक इसको ये एक्सपोजर ना मिले। सही। अब देखो यहाँ पर भी ट्रांसफ्यूजन बहुत क्लियर है। आपने ट्रांसफ्यूजन करते हुए रिसिपिएंट के एंटीबॉडी को फोकस करना है। Since positive blood has no antibody, therefore you can donate RH positive as well as RH negative blood. लेकिन RH negative इसके पास चूंकि एंटीबॉडी वैसे शुरू में तो मौजूद नहीं है, लेकिन इसके पास मैकेनिज्म मौजूद है, लिहाजा आप इसको RH पॉजिटिव ब्लड नहीं दे सकते, इसको आप RH नेगेटिव ही दे सकेंगे। सही। तो इस तरह से ये दो अलग अलग सिस्टम्स थे, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम और RH ब्लड ग्रुप सिस्टम। इन दोनों के ऊपर अलग अलग भी सवालात बनते हैं और समटाइम इन दोनों का इकट्ठा मोड ऑफ इनहेरिटेंस वर्कआउट करने को भी दिया जाता है। जैसे आप इस सवाल में देखिए कि अ मैन हु हैज टाइप B ब्लड ग्रुप एंड द वुमन हैज टाइप A ब्लड ग्रुप कुड हैव चिल्ड्रन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोटाइप। तो अगर देखो ये हस्बैंड वाइफ का ब्लड ग्रुप टाइप A और टाइप B है, तो ऐसी सूरत में सिर्फ A और B आने का चांस नहीं है, बल्कि और सिर्फ AB आने का चांस भी नहीं है, और ना ही AB और O आने का चांस, बल्कि अगर ये हस्बैंड और वाइफ A और B रखते हैं तो यहाँ पर चांस ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। सो द राइट आंसर विल बी D। वो कैसे पॉसिबल है? देखो वो ऐसे पॉसिबल है कि सपोज करो कि ये जो मैन था, मैन टाइप B, और वो अपने टाइप B के लिए अगर हेट्रोजाइगस हो IB स्मॉल i, और जो इसकी वाइफ है, ठीक है, वुमेन, तो इस वुमन का ब्लड ग्रुप A है और ये A ब्लड ग्रुप के लिए हेट्रोजाइगस है,
तो ऐसी सूरत में यहाँ पर पॉसिबल है कि तमाम ब्लड ग्रुप्स आ जाएं, क्योंकि ये जब इसके साथ फर्टिलाइज करेगा तो IAIB यानी AB ब्लड ग्रुप आ गया। अगर इसकी फर्टिलाइजेशन इसके साथ हो तो ये A ब्लड ग्रुप आ गया। अगर इसकी फर्टिलाइजेशन इसके साथ होती है तो B ब्लड ग्रुप आ गया, और अगर इसकी फर्टिलाइजेशन इसके साथ होती है तो O ब्लड ग्रुप आ गया। इसका मतलब है कि चारों ब्लड ग्रुप इनकी फैमिली में पॉसिबल हैं। ठीक हो गया। अगर यहाँ पर ये मैन और वुमेन इनका जीनोटाइप मेंशन कर दिया जाता तो फिर हम यहाँ पर सोचते कि भाई अब क्या होगा। चूंकि जीनोटाइप मेंशन नहीं किया, जस्ट कहा है कि भाई बताओ अगर A और B हस्बैंड वाइफ हैं तो क्या पॉसिबिलिटी, तो फिर तो कोई भी पॉसिबिलिटी है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटिंग कैन नॉट प्रोड्यूस अ चाइल्ड विद ब्लड ग्रुप O। तो इसमें देखो ब्लड ग्रुप O पैदा करने के लिए ब्लड ग्रुप O का जीनोटाइप होता है i। इसके लिए ज़रूरी है कि दोनों पेरेंट्स के पास एक एक i मौजूद हो। तो अगर दोनों हस्बैंड वाइफ A ब्लड ग्रुप रखते हैं और दोनों अगर हेट्रोजाइगस है तो देयर इज पॉसिबिलिटी दैट O कैन बी प्रोड्यूस। इसका मतलब ये तो O प्रोड्यूस करेंगे। अगर ये हेट्रोजाइगस ये भी हेट्रोजाइगस हो तो इधर भी O आने का चांस है। लेकिन इसमें ये इसका तो जीनोटाइप स्मॉल आई है, लेकिन इसका IA और IB, तो इसका मतलब है कि इनके यहाँ कभी भी O नहीं आ सकता। तो ये एक ऐसा कपल हो सकता है दैट कैन नॉट प्रोड्यूस O ब्लड ग्रुप। हालांकि इनमें दोनों में से कोई एक पार्टनर O है, लेकिन बदकिस्मती देखिए कि इनके बच्चों में O ब्लड ग्रुप ट्रांसफर नहीं हो सकता। ठीक है, और जो दोनों ही O ब्लड ग्रुप हों तो उनके बच्चे तो डेफिनेटली होंगे, यहाँ तो पूरा चांस है। अच्छा, उसके बाद देखो ये एक और इसी तरह का क्वेश्चन है और ये थोड़ा सा मोर कॉम्प्लिकेटेड है। अ वुमन विद टाइप O ब्लड ग्रुप इज एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड, हर हस्बैंड इज टाइप A, बोथ वुमेन्स फादर एंड हर हस्बैंड्स फादर हैड टाइप B ब्लड ग्रुप। देखो ये अगर वुमेन का ब्लड ग्रुप O है तो ये वुमेन तो इसका ब्लड ग्रुप O है तो इसका तो जीनोटाइप कंफर्म है हमें, सही है। अच्छा, हर हस्बैंड इज टाइप A, तो इसका जो हस्बैंड है मैन, अब मैन का ब्लड ग्रुप टाइप A है। बोथ वुमेन्स फादर एंड हर हस्बैंड्स फादर है टाइप B, तो अब वुमेन का फादर बेशक टाइप B हो, जो मर्जी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, वो वुमेन तो O ब्लड ग्रुप रखती है, इसका मतलब है उसका जीनोटाइप तो कंफर्म है। ये तो वैसे ही आपको कंफ्यूज करने के लिए बीच में वर्डिंग दी हुई है। असल चीज है कि हर हस्बैंड्स फादर है टाइप B, तो हस्बैंड का फादर अगर टाइप B होगा तो इस बात की इंडिकेशन है कि टाइप B शख्स अगर उसके यहाँ A ब्लड ग्रुप पैदा हुआ है तो उस A ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप लाजमी तौर पर फिर हेट्रोजाइगस होगा, होमोजाइगस नहीं हो सकता। देखो जो टाइप B होगा ना, टाइप B, तो टाइप B की दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो टाइप B में जीनोटाइप ऐसा होता है IB, या फिर जीनोटाइप ऐसा होता है IB। तो अगर इसका फादर, इस मैन का फादर ये अगर ऐसा है तो ऐसी सूरत में ये A ब्लड ग्रुप तो आ ही नहीं सकता। अच्छा, अगर वो ऐसा हो तो A ब्लड ग्रुप आ सकता है, लेकिन वो A ब्लड ग्रुप होमोजाइगस नहीं होगा, वो फिर हेट्रोजाइगस होगा। तो आपको ये जो इस मैन के फादर का ब्लड ग्रुप बताया, ये सिर्फ एक हिंट है इस मकसद के लिए कि आप ये मैन का जीनोटाइप कंक्लूड कर सकें कि इसका जीनोटाइप होमोजाइगस ही हेट्रोजाइगस। जब आपको ये श्योर हो गया कि इसका जीनोटाइप हेट्रोजाइगस है तो अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से सिर्फ ये एक ही गैमेट पॉसिबल है और यहाँ से 2 टाइप के गैमेट्स पॉसिबल हैं। तो अब आप देखो यहाँ पर स्टोरी बिल्कुल वाजे हो गई। पूछा गया है आपसे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द चाइल्ड विल हैव टाइप O, तो टाइप O आने का चांस 50% बन गया, क्योंकि अगर ये इसके साथ फर्टिलाइज करता है तो A ब्लड ग्रुप आएगा, इसके साथ फर्टिलाइज करे तो O ब्लड ग्रुप आएगा। तो 50% इज द चांस ऑफ द टाइप O, लिहाजा C इज द करेक्ट वन। ठीक है भाई, बात समझ में आई ये आपको? अच्छा, फिर देखिए टू पेरेंट्स ईच ब्लड ग्रुप A हैव अ डॉटर ऑफ ब्लड ग्रुप O, दोनों A लेकिन डॉटर O है, तो इसका मतलब है ये हेट्रोजाइगस हैं। देखो ये आपने पहले प्रैक्टिस की होगी ना, तो आप फौरन उसको रीड करते ही कंक्लूड कर लोगे कि ये A ब्लड ग्रुप के लिए हेट्रोजाइगस होंगे, क्योंकि इनके यहाँ डॉटर पैदा हुई है O ब्लड ग्रुप के साथ। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नेक्स्ट चाइल्ड विल बी अ बॉय, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हाईलाइट करेंगे, बॉय हु हैज द ब्लड ग्रुप O,
ठीक है, ओ ब्लड ग्रुप हो लेकिन वो बॉय हो। तो यहां पर आपको जो भी आंसर ओ ब्लड ग्रुप का मिलेगा उसको बॉय होने के चांस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट रूल यहां पे अप्लाई करेंगे। देखो किसी भी ह्यूमन रिप्रोडक्शन में गर्ल या बॉय पैदा होने का चांस कितना होता है, सन या डॉटर का 50%। तो ये 50% के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। 50% का मतलब होगा 1/2। तो आंसर को आपने इससे मल्टीप्लाई करना है। वो कैसे, देखो अगर ये दोनों हेट्रोजाइगस हों, मदर और फादर, ये मदर है सपोज और ये फादर, अगर ये दोनों हेट्रोजाइगस हैं ए ब्लड ग्रुप के लिए, यानी IA और ये भी ए के लिए IA, तो ऐसी सूरत में यहाँ पर i पैदा होने का चांस, यानी ओ ब्लड ग्रुप के आने का चांस कितना है, 1/4। आप इसके गैमीट्स बना के इसको चेक करके देख सकते हैं। 2 टाइप के गैमीट्स यहाँ से, 2 टाइप के गैमीट्स यहाँ से, तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पर ओ ब्लड ग्रुप की आएगी 1/4। लेकिन ये तो चाइल्ड की प्रोबेबिलिटी है ना, यहाँ पर जस्ट चाइल्ड पूछा जाता है तो हम 1/4 आंसर पिक करते हैं, दैट इज 25%। लेकिन यहाँ पर आपको बॉय होने के चांस के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 1/2। तो बॉय होने का चांस 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया हमारे पास 1/8। तो 1/8 इज द राइट आंसर। लेकिन यहाँ पर आंसर तो दिए हमें डेसिमल्स के अंदर। अब 1/8 का डेसिमल क्या होगा, तो इसको आप 1 को 8 से डिवाइड कीजिए, तो 1 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, तो ऐसी सूरत में 0.125 विल बी द आंसर। देखो ये चले हमें तो फौरन से ये याद है ना कि 1/8 ये 0.125 के बराबर है। तो आपने ये इस तरह की जो मेजर फ्रैक्शंस हैं उनके डेसिमल्स या परसेंटेजेस, मैंने कल भी आपको एडवाइस किया था, ये पहले से प्रैक्टिस करके जाना है, ताकि जब क्वेश्चन आपके सामने आए तो आपको फौरन आइडिया हो जाए, आप उसको उधर कैलकुलेट करने में ना फंसे रहे। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आएगा ए। जी बेटा। सर ये MCQ मैंने सॉल्व किया फिर भी इसकी समझ नहीं आ रही। क्यों नहीं समझ आ रही, मैंने अभी समझाया तो है बेटा आपको कि देखो ये 1/4 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ओ ब्लड ग्रुप। कैसे कैसे, इस तरह से देखो, ये एक गैमिट ये और एक गैमिट ये, इससे भी 2 गैमिट बनेंगे, एक ये और एक ये। ठीक है, अब इन गैमिट्स को रखें इधर चेकर बोर्ड में। अच्छा, ये 2 गैमिट्स रख दिए हमने यहां पर और ये 2 गैमिट्स रख दिए हमने यहां पर। ठीक है, अब देखो ये हमने इधर इसके साथ फर्टिलाइज किया तो ये ए ब्लड ग्रुप आ गया, इसको इससे किया तो ये क्या आ गया, ए ब्लड ग्रुप आ गया, इसको इससे किया तो ये क्या आ गया, ए ब्लड ग्रुप आ गया, लेकिन इसको इससे करेंगे तो ये ओ आ गया। तो 4 में से ओ आने का चांस कितना है, 50%, 25 है, एक आया है ना, 4 में से एक 1/4, 50 कैसे हो गया ये, 25%। 1/4 कितना होता है, 25%। 25% ये ओ आने का चांस है। और मैंने अभी समझाया बेटा कि जब आपको क्वेश्चन में ये कहा जाए ना कि आपने सन या डॉटर में से उसको वर्कआउट करना है, तो आपने फिर सन या डॉटर होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है उसको मल्टीप्लाई करना है आंसर के साथ। यहां पर 2 डिफरेंट मोड ऑफ इनहेरिटेंस की कंबाइंड प्रोबेबिलिटी मांगी जा रही है। एक इनहेरिटेंस से सन या बॉय होने का इनहेरिटेंस, सन या डॉटर होने की इनहेरिटेंस यहां पर पूछी गई है, और दूसरी यहां पर ओ ब्लड ग्रुप आने की इनहेरिटेंस पूछी गई है। सही है, तो ओ ब्लड ग्रुप आने की इनहेरिटेंस तो ये 1/4 है, लेकिन सन या डॉटर आने का जो चांस है वो है 50%, 1/2। आपको आइडिया है ये कैसे 50% है, क्या इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये कैसे 50% है, ये तो पता है ना। हाँ, तो फिर जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या बनेगा, 1/8। तो 1/8 को डेसिमल्स में ट्रांसफॉर्म करें, एक को डिवाइड करें 8 से, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 0.125। आप समझ आ गई बात? यस सर। गुड। अच्छा, अब एक और सवाल देखिए, क्या गर्ल हैज ब्लड ग्रुप ए एंड हर ब्रदर हैज ब्लड ग्रुप बी, which combination of the genotype cannot belong to their parents। तो एक का ब्लड ग्रुप ए है डॉटर का, और जो बॉय है ब्रदर उसका ब्लड ग्रुप बी है। तो कौन से पेरेंट्स हैं जिनके यहाँ ये पैदा नहीं हो सकते? तो देखो, जैसे ये वाला जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन को गौर कीजिए, क्या इसमें ए ब्लड ग्रुप आ सकता है? ए ब्लड ग्रुप बिल्कुल पैदा हो सकता है, ये तो पेरेंट्स होंगे। आप दोनों को चेक करने के बजाय
पहले एक को चेक कर ले, इधर ए ब्लड ग्रुप आ सकता है, और क्या बी ब्लड ग्रुप आ सकता है? बी ब्लड ग्रुप यहाँ पे बिल्कुल पॉसिबल नहीं है ए वाले ऑप्शन में। वो कैसे? देखो इसको अगर मैं सॉल्व करके दिखाऊं, ये पहले ही पकड़ा गया। देखो आई ए अगर ये एक पेरेंट हो और दूसरा पेरेंट ये आई बी स्मॉल आई, इससे तो सिर्फ एक ही किस्म का गैमेट पॉसिबल है, दैट इज आई ए, और इससे 2 टाइप के गैमेट पॉसिबल है, आई बी एंड स्मॉल आई। अच्छा अब देखो अगर ये इसके साथ फर्टिलाइज करता है तो ए बी ब्लड ग्रुप, ये इसके साथ फर्टिलाइज करता है तो ए ब्लड ग्रुप, यानी इन पेरेंट्स के यहाँ ए तो पैदा हो सकता है बट बी पैदा नहीं हो सकता। तो जबकि इसने कहा है कि भाई गर्ल का ब्लड ग्रुप ए और उसके ब्रदर का ब्लड ग्रुप बी है, तो इसका मतलब फिर ये वाले तो इनके पेरेंट्स कभी भी नहीं हो सकते, सही है। अलबत्ता इसके अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर ए और बी दोनों आ सकते हैं, यहाँ पर भी ए और बी दोनों आ सकते हैं, यहाँ पर भी ए और बी दोनों आ सकते हैं। सो द राइट आंसर इज ए। आप बाकियों को आप इसी तरह चेक करके देख लें, उसके अंदर ये दोनों पॉसिबिलिटीज हैं कि उनमें ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है। क्लियर होगी बात? तो यहाँ पर इस कॉम्बिनेशन में ये पॉसिबल नहीं था, एंड दिस इज द आंसर। अच्छा, द 4 children of 2 parents each have a different blood group of ABO series. What were the blood groups of the parent? ये अभी एक सवाल इसी तरह का हमने किया था। तो अगर हस्बैंड वाइफ ए और बी हों और दोनों हेटरोजाइगस हों तो 4 मुख्तलिफ ब्लड ग्रुप आ सकते हैं इनकी फैमिली में, अदरवाइज और किसी केस में नहीं पॉसिबल। तो लिहाजा बी इज द राइट वन। अच्छा, और इसी तरह से देखिए कि मिस्टर हारिस हैज ओ पॉजिटिव। हाँ जी, यहाँ पर अब अगेन प्रोडक्ट रूल लगेगा, इसको जरा गौर से देखिएगा। मिस्टर हारिस हैज ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। यहाँ पर अब 2 ट्रेड्स इन्वॉल्व हो गए, एक एबीओ सिस्टम का ट्रेड है और एक वो आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम का ट्रेड है। तो 2 ट्रेड्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। मिस्टर हारिस ओ पॉजिटिव है एंड मिसेस हारिस ए बी पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये हारिस और ये मिसेस हारिस, हाँ जी, तो इसका ब्लड ग्रुप है ओ पॉजिटिव और इसका ब्लड ग्रुप क्या कहता है? ए बी positive. Their first 3 babies were born with A negative blood group. What is the probability that their next baby will be born with B negative? तो कहता है कि एक बेबी बॉर्न हुआ ए नेगेटिव के साथ, दूसरा भी ए नेगेटिव के साथ, तीसरा भी ए नेगेटिव के साथ, यानी ए नेगेटिव 3 पैदा हो चुके हैं। तो यहाँ पर नेगेटिव पैदा होने का मतलब ये होगा कि इसका जो पॉजिटिव वाला ब्लड जीनोटाइप है वो हेट्रोजाइगस है, ऐसे करके ये पॉजिटिव वाला जो जीनोटाइप है वो कैसा होगा? हेट्रोजाइगस, सही। इस वजह से ये नेगेटिव यहाँ पर आ रहा है, दैट इज स्मॉल डी। अच्छा, अब देखो इसका ओ का जीनोटाइप होगा स्मॉल आई और ए बी का जीनोटाइप होगा आई ए और आई बी। अब यहाँ पर देखो स्टोरी वाजे हो रही है कि इस तरह का जीनोटाइप इस तरह के जीनोटाइप से अगर क्रॉस किया जाए तो यहाँ पर किस चीज को हमने वर्कआउट करना है? बी नेगेटिव का चांस कितना है? बी नेगेटिव का चांस कितना है? तो आप इसके गैमेट्स ड्राइव करें। हाउ मेनी टाइप ऑफ गैमेट्स कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम दिस इंडिविजुअल? आप बता सकते हैं यहाँ पर कितने टाइप के गैमेट बनेंगे? जस्ट 2 टाइप के। ये स्मॉल आई कैपिटल डी के साथ एक गैमेट बनाएगा और स्मॉल आई स्मॉल डी के साथ एक गैमेट बनाएगा। और यहाँ पर कितने टाइप के गैमेट पॉसिबल है? यहाँ पर 4 डिफरेंट टाइप के गैमेट्स पॉसिबल है। वो कौन कौन से? एक उसमें आई ए के साथ कैपिटल डी, एक आई ए के साथ स्मॉल डी, एक आई बी के साथ कैपिटल डी और एक आई बी के साथ स्मॉल डी। तो अब ये 4 किस्म के गैमेट और ये 2 किस्म के गैमेट, तो इनकी आप वो रैंडम फर्टिलाइजेशंस करवा सकते हैं और करवा के देखें कि बी नेगेटिव कहाँ कहाँ आ रहा है। देखो अगर ये गैमेट इसके साथ फर्टिलाइज करता है तो नेगेटिव ब्लड आएगा। अगर इसके साथ, पहले हम इसकी फर्टिलाइजेशंस देख लेते हैं, क्या इसके साथ नेगेटिव ब्लड आएगा? नहीं। इसके साथ नेगेटिव आएगा? नो। इसके साथ नेगेटिव आएगा? नो। इधर नेगेटिव आएगा? नो। इसका मतलब है नेगेटिव इसके साथ तो ब्लड आ ही नहीं सकता। समझ आ गई बात? अच्छा, इसके साथ देखिए, यहां पर नेगेटिव ब्लड नहीं होगा, यहां पर नेगेटिव ब्लड नहीं होगा, सही नहीं, यहां पर नेगेटिव आ सकता है इस केस में, यहां पर नेगेटिव ब्लड नहीं होगा, इस केस में फिर नेगेटिव ब्लड आ सकता है। यानी कि 2 ऐसे केसेस होंगे जिसमें नेगेटिव ब्लड आ रहा है,
लेकिन बी नेगेटिव, तो बी नेगेटिव ये वाला होगा, ये जिस पे मैं डबल टिक लगा रहा हूं, ये बी नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि इसका जब इसके साथ फ्यूजन होगा तो ऐसी सूरत में बी नेगेटिव, तो देखो 8 में से 1 बी नेगेटिव आ रहा है, 8 में से 1, तो कितना चांस बन गया 1/8, 1/8 इज द आंसर। और 1/8 इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए तो कितने परसेंट बनता है ये 12.5%, तो 12.5% इज द आंसर। अच्छा, इस क्वेश्चन को ना दूसरे एक और तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। एक तो ये, दूसरा अगर आप इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करें, पहले आप देख लें कि भाई ओ और ए बी शख्स हों, तो ऐसी सूरत में बी आने का कितना चांस है, तो ऐसी सूरत में बी आने का चांस कितना है, देखो इसका तो जीनोटाइप ऐसा है लेकिन इसका जीनोटाइप है ऐसा, तो 50% चांस है बी आने का 1/2, ठीक है, 50% चांस, क्योंकि ये अगर इसके साथ फर्टिलाइज करता है तो ए ब्लड ग्रुप आएगा, और अगर ये इसके साथ ब्लड क्रॉस करेगा तो बी आएगा, और इसी तरह से इसने भी ए और इसके साथ बी प्रोड्यूस करना है, तो 50% चांस ए का है और 50% चांस बी का है। तो हमने चूंकि बी नेगेटिव फाइंड आउट करना है, बी का चांस है 50%, दैट इज 1/2। अच्छा, अब देखो दोनों पॉजिटिव हों, दोनों अगर पॉजिटिव हों तो नेगेटिव आने का चांस कितना होता है, वो हमेशा 1/4 होगा, दोनों पॉजिटिव से नेगेटिव 1/4, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 1/2 इंटू 1/4, तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया आपके पास 1/8। तो अब देखो यहां पर भी वही आंसर आ गया, तो यूं आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हुए अलग अलग इनको सॉल्व करें, प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दें, या फिर आप इसको एज अ डाइहाइब्रिड टाइप क्रॉस आप इसको परफॉर्म करें, तो दोनों में आंसर सेम आएगा और ये ए आंसर यहां पे बनेगा, ठीक है। अच्छा, ये RH ब्लड ग्रुप सिस्टम से रिलेटेड एक छोटा सा और टॉपिक भी हम साथ इसमें शामिल कर लेते हैं, बाकी टॉपिक्स को हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में ले जाएंगे। देखो, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस ये एक मैटरनल फीटल RH इनकम्पैटिबिलिटी का केस है, यानी जब भी मदर RH नेगेटिव और फीटस RH पॉजिटिव हो तो ये मैटरनल फीटल RH इनकम्पैटिबिलिटी बनती है। हालांकि अगर मदर RH पॉजिटिव होती है और फीटस RH नेगेटिव होता है तो वो भी RH इनकम्पैटिबिलिटी होती, लेकिन उसमें ये प्रॉब्लम डेवलप नहीं होना था। ये प्रॉब्लम हमेशा डेवलप होता है व्हेन द मदर इज RH नेगेटिव बट फीटस इज RH पॉजिटिव। ऐसी सूरत में ये प्रॉब्लम क्यों डेवलप होता है, ऐसी सूरत में ये प्रॉब्लम इस वजह से डेवलप होता है कि एक्चुअली होता ये है कि ये जो RH पॉजिटिव फीटस है इसके RBC की सरफेस के ऊपर RH फैक्टर मौजूद है, जबकि मैटरनल सर्कुलेशन में ये जो RH फैक्टर्स हैं ये अगर दाखिल होने में कामयाब हो गए, RBC यहाँ से फीटल बॉडी से इधर जाने में कामयाब हो गया। क्या आप जानते हैं कि नॉर्मली फीटस से ब्लड मदर ब्लड के अंदर मिक्स हो रहा होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? तो आमतौर पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर ऐसा बैरियर बना हुआ होता है प्लेसेंटा के अंदर कि दोनों का ब्लड आपस में मिक्स नहीं हो रहा होता। हालांकि चीज़ें एक्सचेंज होती है बट ब्लड डू नॉट मिक्स टुगेदर, ओके। लेकिन अगर किसी के वजह से कोई रप्चर आ जाए तो ऐसा मुमकिन है यहाँ पर, या फिर अगर ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रप्चर नहीं आता तो एट द टाइम ऑफ बर्थ जब ये प्लेसेंटा डिस्कार्ड होगा, अम्बिलिकल कॉर्ड कट की जाएगी, तो उस वक्त फीटल RBC इस तरफ माइग्रेट कर सकते हैं। तो अक्सर पहली जो प्रेगनेंसी वो सेव रहती है, सेकंड प्रेगनेंसी में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। लेकिन चलें मान लें कि पहली प्रेगनेंसी में ही इधर कोई प्लेसेंटा में रप्चर आया और जो फीटल RBC थे वो क्रॉस करके मैटरनल सर्कुलेशन में चले गए, तो मैटरनल RH नेगेटिव रेड ब्लड सेल्स जो थे वो RH नेगेटिव थे, ठीक है। फीटल RH पॉजिटिव रेड ब्लड सेल जब इधर पहुंचेंगे they encounter the maternal circulation और they enter the maternal circulation, और maternal circulation में enter होने के बाद ये क्या करेंगे, maternal RH नेगेटिव रेड ब्लड सेल और एंटी RH एंटीबॉडीज अब ये प्रोड्यूस होना शुरू हो गए, क्योंकि मदर की जो बॉडी थी ना वो स्टिमुलेट हो गई है एंटी RH एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने के लिए। जैसी एंटी RH एंटीबॉडीज यहाँ पर प्रोड्यूस होंगी मैटरनल सर्कुलेशन में, तो मैटरनल एंटी RH एंटीबॉडीज अगर ये प्लेसेंटा क्रॉस करके फीटल ब्लड में दाखिल हो गए तो फीटल ब्लड में दाखिल होकर ये अग्लूटिनेशन कॉज करना शुरू कर देंगे, और इस तरह से ये एक हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ द न्यू बॉर्न डेवलप हो जाएगी, जिसको हम एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस कहते हैं। तो इस डिजीज के केस में होगा क्या
कि इस डिजीज़ में ये जब मैटरनल एंटी RH एंटीबॉडी फीटल RBC के साथ रिएक्ट करेंगे फीटल बॉडी में, अग्लूटिनेशन होगी, उससे क्लम्पिंग ऑफ ब्लड होगा, उससे फिर ये जो क्लम्प्ड ब्लड है उसका हीमोलाइसिस हो रहा होगा, जैसे एनीमिया डेवलप हो सकता है, बिलिरुबिन का एक्सेस हो सकता है, जॉइंटिस हो सकता है। तो ये जो न्यूबॉर्न बेबी उसके अंदर ये सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। इसके साथ साथ चूंकि उसके ब्लड का ब्रेकडाउन हो रहा है, हीमोलाइसिस ऑफ द ब्लड, तो साथ उसमें यंग RBCs ब्लड के अंदर रिलीज होना शुरू हो जाएंगे, विच आर कॉल्ड एरिथ्रोब्लास्ट। इसी वजह से इस डिजीज का नाम एरिथ्रोब्लास्टोसिस है। तो आपने ये सिम्टम्स याद रखने हैं, ये जो मैकेनिज्म है इस डिजीज का, इसको याद रखना है। सही। अच्छा, तो अब इसमें पॉसिबिलिटी क्या है, पॉसिबल ट्रीटमेंट क्या है इसमें? तो इसमें पॉसिबल ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन कुछ इस तरह से कि जो न्यूबॉर्न होगा RH पॉजिटिव, उसके ब्लड की टोटल रिप्लेसमेंट की जाएगी। उसका पहले वाला ब्लड निकाल कर उसमें एक RH नेगेटिव ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाएगा, जिसमें ऑलरेडी कोई एंटी RH एंटीबॉडीज मौजूद ना हो। इससे क्या होगा कि जो उसके अंदर वो हीमोलाइसिस का अमल चल रहा था वो फौरन ख़त्म हो जाएगा और वो बेबी एक्सपायर होने से बच जाएगा। लेकिन इसके लिए फर्दर प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हो सकते हैं कि अगर ऐसा इम्कान हो, अगर ऐसी एक्सपेक्टेशन हो कि ये हीमोलाइटिक डिजीज़ डेवलप हो सकती है, तो ऐसा इम्कान जब भी कोई डॉक्टर नोट करता है तो ऐसी सूरत में उस मदर को इंजेक्शन रिकमेंड किए जाते हैं, एंटी RH एंटी सीरम के इंजेक्शन। एक इंजेक्शन ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लगाया जाता है ताकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो इस तरह से फीटल RBC का मदर सर्कुलेशन में जाने का इम्कान है उसको रद्द किया जा सके। और दूसरा इंजेक्शन ये जैसे ही बर्थ होगी तो विद इन 72 आवर्स उसको ये इंजेक्शन लगाया जाता है ताकि बर्थ के वक्त चूँकि फीटल RBC के मदर सर्कुलेशन में जाने का चांस बहुत ज़्यादा होता है, तो उस वक्त इस चीज़ को प्रिवेंट किया जाए। यानी इस इंजेक्शन का बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है, किस मकसद के लिए लगा रहे हैं? इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि हम मदर की बॉडी को स्टिमुलेट नहीं होना देना चाह रहे कि उसके अंदर एंटी RH एंटीबॉडी प्रोड्यूस हों, क्योंकि अगर वो एंटी RH एंटीबॉडी उसके अंदर प्रोड्यूस हो गए तो फिर वो सारी उम्र फर्दर प्रोड्यूस होते रहेंगे। तो हम उसके सिस्टम को रोकने के लिए ये बंदोबस्त कर रहे हैं। तो इस तरह से इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। अच्छा, इसमें आप देखो, आपसे ना कुछ न्यूमेरिकल टाइप के जो क्वेश्चन हो सकते हैं उसमें आपको रिस्क कैलकुलेट करने को कहा जा सकता है। देखो, रिस्क कब होगा इसका? वेन एवर द मदर इज RH नेगेटिव। इफ द मदर इज RH पॉजिटिव फिर कोई रिस्क नहीं है, लेकिन मदर RH नेगेटिव है और फादर भी RH नेगेटिव है, अगेन कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि ये केस तभी बनता है जब मदर नेगेटिव और फीटस पॉजिटिव हो। और फीटस पॉजिटिव तब बनेगा जब इस फीटस का फादर RH पॉजिटिव और मदर RH नेगेटिव है। तो ऐसी सूरत में RH पॉजिटिव फीटस आने का चांस है। तो अब ये डिपेंड करेगा कि इस फीटस के फादर का जीनोटाइप क्या है RH पॉजिटिव के लिए। अगर वो होमोजाइगस है तो यहाँ पर RH पॉजिटिव आने का चांस 100% है और 100% इज द चांस ऑफ दिस डिजीज। लेकिन अगर ये फीटस का फादर हेट्रोजाइगस है अपने RH ब्लड ग्रुप के लिए, तो ऐसी सूरत में 50% चांस यहाँ पर पॉजिटिव फीटस का और 50% नेगेटिव फीटस का है। तो जितना चांस पॉजिटिव फीटस का उतना चांस इस डिजीज का होगा। तो आपने सिंपली ये देखना है कि व्हाट इज द चांस ऑफ पॉजिटिव फीटस इन RH नेगेटिव मदर। तो जितना पॉजिटिव फीटस का चांस उतना इस डिजीज का चांस है। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर, अच्छा एक और यहाँ पर आपको प्रिवेंशन बता दें कि अगर लकीली मदर इज O नेगेटिव मदर, लकीली अगर मदर इज O नेगेटिव लेकिन उसकी बॉडी में कंसीव होने वाला जो फीटस है वो A पॉजिटिव या B या AB पॉजिटिव है, तो ऐसी सूरत में भी ये डिजीज प्रिवेंट हो जाएगी। वो कैसे कि अगर इस तरह के फीटस के कोई RBC मदर ब्लड के अंदर जाते हैं तो मदर ब्लड में जो O का सिस्टम है उसके पास आपको पता है एंटी A एंटीबॉडी भी होती है और एंटी B एंटीबॉडी भी होती है। तो ये दोनों एंटीबॉडीज आने वाले RBCs को डिस्ट्रॉय कर देंगी और इस तरह से मैटरनल ब्लड स्टिमुलेट नहीं हो पाएगा फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटी RH एंटीबॉडी और ये मामला प्रिवेंट हो जाएगा। तो ये तो एक नेचुरल प्रिवेंशन है। अदरवाइज वो प्रिवेंशन मैंने जो अभी आपको बताई थी, ठीक है, उसको आपने याद रखना है। तो मैं आपको कह रहा था कि देखो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन इसका सॉल्व करके देख लेते हैं कि एन RH नेगेटिव वुमन इज मैरिड टू एन RH पॉजिटिव मैन हुज फादर वाज RH नेगेटिव। ये किसके? मैन के फादर की बात की जा रही है कि मैन का जो फादर है वो RH नेगेटिव है लेकिन मैन खुद RH पॉजिटिव है।
तो ऐसी सूरत में देखो ये आपको हिंट इसलिए दी है कि आपको ये कंफर्म हो सके कि ये जो मैन था ये हेट्रोजाइगस है या होमोजाइगस है फॉर पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। तो अगर इसका बाप RH नेगेटिव था तो ये लाजमी तौर पर फिर हेट्रोजाइगस होगा लाइक दिस। और जबकि वुमेन तो RH नेगेटिव है यानी स्मॉल डी, ठीक है, तो मदर का जीनोटाइप स्मॉल डी, फादर का ये हेट्रोजाइगस जीनोटाइप होगा। तो हमने कैलकुलेट करना है कि ये इस डिज़ीज़ का चांस क्या है। तो असल में ये डिज़ीज़ कैसे वर्कआउट की जाएगी कि आपने देखना है कि पॉजिटिव आने का चांस क्या है। तो पॉजिटिव आने का चांस बहुत वाजे, अगर मदर RH नेगेटिव, फादर RH पॉजिटिव हेट्रोजाइगस, तो 50% इज़ द चांस ऑफ पॉजिटिव ब्लड एंड द 50% इज़ द चांस ऑफ दिस डिजीज़। तो इस तरह से इसको कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है जी, तो आज का ये जो लेक्चर है हम ये यहाँ पर लाके रोकते हैं। इंशाल्लाह फिर इससे अगले जो टॉपिक्स हैं वो आज कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, उसको फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर शामिल करेंगे। Dear viewers, thank you for watching this video. If you have not subscribed this channel, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.